नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। अब देखो, पहले तो हम लोग बात कर चुके हैं फेडरलिज्म के बारे में, फेडरलिज्म होता क्या है, उससे इश्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें। अब ना एक लेवल डीपर चलते हैं, ठीक है? उसमें देखते हैं, पहले लेक्चर देखना समझ आ जाएगा फेडरलिज्म होता क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब इसके ना एक लेवल डीपर चलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ना इशू देखते होगे, प्रीलिम्स में भी जब पढ़ते होगे तो इन दो चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ ना हम देखते रहते हैं करंट अफेयर में या फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में। जैसे कि वाटर से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड। पैसे से तो घर में लड़ाई हो जाती है, तो स्टेट्स के बीच में तो क्या ही होता होगा, है ना? क्योंकि उन लोग कुछ इनकम के सोर्स रहते हैं, हर इंसान के पास कुछ इनकम का सोर्स रहता है। दूसरा, कुछ माँ बाप दे देते हैं, जैसे बोलते हैं कि घरेलू प्रॉपर्टी किसी माँ बाप ने दे दिया आपको कि भाई ये लो, आगे तुम्हारे काम आएगा, ठीक है? ऐसे रहता है। समझे बात को? समझ तो गई होगी। फिजिकल फेडरलिज्म सिंपल, देखो कोर बात पे आते हैं। फिजिकल फेडरलिज्म है क्या? ये क्या है? इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। मतलब थोड़ा सा तुतला गया, सॉरी। ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म क्या है? इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। क्या करता है? गवर्न करता है क्या चीज़ भाई? कि पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर और बोरिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किसके बीच में? सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। यही है फिजिकल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंटर और स्टेट। फिजिकल में क्या हो जाएगा कि भाई पैसे से रिलेटेड बात हो जाएगी, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। और सेंटर बड़ा भाई है तो क्या करेगा? समय समय पर जितना पैसा आएगा उसमें से कुछ चीज़ें नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। आजकल के भाई वाला नहीं, मतलब एक अच्छा भाई होने के नाते वो नीचे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है, ये इशू भी है एक, कि भाई कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको इतना ज़रूरत नहीं है ना? कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको इतनी ज़रूरत नहीं है पैसों की, लेकिन पैसा मिलता है उनको। दूसरे को ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो समझो, एक 10 रुपये कमाता है, एक 100 रुपये कमाता है, तो ज़्यादा ज़रूरत किसको है? 10 रुपये कमाने वाले को। लेकिन आपने तो बराबर बांट दिया, है ना? तो ये चीज़ें आगे देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैच कर दो। हाँ भाई, यही करना चाहता है, पैसे से रिलेटेड यही बात है। जो भी रिसोर्सेज हैं, है ना, हर मतलब जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, जैसे सेंटर हो गई, स्टेट हो गए, फिर उसके बाद पंचायत वगैरह आ गई, ठीक है? इनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना? ऐसा नहीं कुछ भी करने लगे, कुछ भी ख़राब करने लगे या इस तरीके की चीज़ें। और क्या है? प्रमोट करता है इक्विटी। और क्या करता है भाई? मेंटेन करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ गए? समझ गए। अब भारत में इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। क्या है भाई? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रखता है। एक बढ़िया सा यहाँ पर कीवर्ड है, इकोनॉमिक ग्लू। मतलब फिजिकल फेडरलिज्म ना भाई एक तरीके का ना, पैसा तो सबको जोड़ के ही रखता है, ये तो पता ही है। और जोड़ने को क्या बोल दिया इंग्लिश में? इकोनॉमिक ग्लू। क्या इनेबल करता है कि भाई जो जितने भी स्टेट्स हैं ना, वो अपने आप खुद से नेशनल गोल को अचीव कर पाए, लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए। नेशनल गोल को अचीव कर पाए लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? इसमें काम आता है। और ऊपर से क्या चीज़? हर जगह की अपनी डाइवर्सिटी है, हर जगह की अपनी अपनी कुछ कैपेसिटीज़ होती हैं, हर जगह अपना एक गोल होता है और हर जगह की अपनी एक थीम होती है। तो उन सबको ध्यान में रखने के लिए ये जो पैसा है ये काम आता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंश्योर कर देता है ना रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को। हाँ भाई। दूसरी चीज़, मतलब दूसरी बात क्या है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें यहाँ पर भी वही आ जाएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, समझ गए? अब इतनी सारी बात समझी, अपन ने देखी ना पैसे से रिलेटेड बातें, तो इसके चैलेंजेस भी क्या होंगे? चैलेंजेस ना कहाँ पर हमें पता चले? पंछी कमीशन, ये लिख कर आना आंसर में। अगर इससे रिलेटेड आया फिजिकल फेडरलिज्म से, तो क्या करोगे? पंछी कमीशन को कोट करके आओगे, ठीक है? कोट करने से क्या होगा? तो लगेगा कि भाई पढ़ा लिखा बंदा है कोई, ठीक है? तो देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इन्होंने चैलेंजेस बताए थे। चैलेंजेस मतलब कि भाई कुछ टेंशन्स जो क्रिएट हो जाती हैं पैसे से रिलेटेड, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। तो वो देख लेते हैं कि पहले तो देखेंगे वर्टिकल इम्बैलेंस, फिर देखेंगे हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। वर्टिकल क्या होता है? सीधा, ठीक है, मतलब सेंटर से स्टेट के बीच में, है ना? हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, मतलब हर, अब स्टेट अलग अलग स्टेट जैसे यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके बीच की बात हो रही है। और वर्टिकल में क्या होगा? सेंटर और स्टेट के बीच बात है, ठीक है? समझे बात को? ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है कि स्टेट्स हैव सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द स्टेट लिस्ट बट देयर रेवेन्यू रेजिंग पावर्स आर लिमिटेड। हाँ भाई, स्टेट्स के पास ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपन तो देखते ही हैं कैसे है। 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ों पे लॉ बनाएंगे, या क्या क्या चीज़ों पे स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है ना, कि यूनियन लिस्ट है फिर स्टेट लिस्ट है 7 शेड्यूल के अंदर। तो स्टेट लिस्ट में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी है कि भाई कहाँ कहाँ पर इनको काम करना है, मतलब किन किन एरियाज़ में ये काम कर पाएंगे। काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। लेकिन पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, कहाँ से कमा सकते हैं, वो चीज़ें लिमिटेड हैं। ज़्यादा पावर किसके पास रह गई? सेंटर के पास रह गई। इनके पास थोड़ा सा नहीं रहती है बात, है ना। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन असाइन करता है, जो ज़्यादातर वही बता चुका हूँ कि मेजर टैक्सेस कौन लेता है? सेंटर लेती है। और इस वजह से स्टेट जो है सेंटर के ट्रांसफ़र पर डिपेंड हो जाती है। मतलब समझो आप हो, ठीक है, और आपका एक बड़ा भाई है। घर वालों ने बोल दिया बाहर से पैसा कमाने की ताकत, ठीक है, भैया जाएगा बाहर कमा कर लेकर आएगा, ठीक है। और आप घर में बैठे हो, आपको बस इतना अलाउड है कि आप 2 ही ट्यूशन पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ाई भी तो करनी है। आपने 2 ट्यूशन पकड़, लेकिन खर्चा पूरा होगा नहीं? पूरा होगा। तो आपने क्या किया? भैया से बोला कि भैया कुछ मेरे को महीने के पैसे दे देना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर डिपेंडेंसी होती है ना, तो अपनी ऑटोनॉमी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इस वजह से पावर का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। समझे बात को। जैसे कि स्टेट्स लाइक बिहार और उत्तर प्रदेश, इनका जो है ना लोअर है टैक्स बेस, इसीलिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर। कि भाई इनका इनका जो रेवेन्यू है ना, बिहार का, यूपी का, और भी कई सारे का, कई सारे नहीं मतलब एक दो और का, कि इनका जो रेवेन्यू है, मतलब पैसा कितना आया है इनके पास, उसका मोर देन 50% और अप्रॉक्स 50% वो कहाँ से आता है? वो सेंटर ही प्रोवाइड करता है इनको कि ये लो बेटा, लो पैसा वैसा लो और जाके चिज्जी खा लेना, पैसा वैसा खा लेना, ठीक है। जैसे छोटे भाई के साथ होता है ना, बस इतनी सी बात, ठीक। फिर है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस पे आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस समझ ही रहे हो कि अलग अलग स्टेट है। अब बड़े भाई के बाद छोटा भाई आ गया, अब इस छोटे भाई के साथ एक और छोटा भाई ये समझो, और उसके साथ एक और छोटा भाई है। तो अब एक तरीके से ये क्या बोलते हैं, टावर बन गए ना वो मोबाइल वाले जो आते हैं, जिससे पता चलता है कि कितना टावर आ रहा है मोबाइल के अंदर, मतलब कितने सिग्नल आ रहे हैं, है ना। बड़े से छोटा होता जा रहा है। और इससे क्या पता चल रहा है कि भाई हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है और अपनी अपनी कैपेसिटी है। मतलब और क्या पता चल रहा है कि हर कोई अपने अपने लेवल पर डेवलप है। कोई कम डेवलप है, कोई ज़्यादा डेवलप है, कोई उससे ज़्यादा डेवलप है, और एक सबसे ज़्यादा डेवलप है, वो हो गया स्टेट, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। ये चीज़ समझ गए कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कैपेसिटी है। बिहार को आप महाराष्ट्र से कंपेयर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि महाराष्ट्र ज़्यादा पैसे वाला है, बिहार कम पैसे वाला है, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई अनइक्वल डेवलपमेंट हो जाता है। अनइक्वल डेवलपमेंट क्या होगा तो क्या होगा कि जो आउटकम्स देखोगे, जैसे रोड और बिजली वगैरह ये सारी चीज़ें, या क्राइम वगैरह जो भी चीज़ें देखोगे, उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिल जाएगा एक तरीके से। कि जो इसके पास पैसा है वो तो इन्वेस्ट कर देगा इन सारी चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज में। लेकिन जो दूसरा स्टेट है उसके पास नहीं है पैसा, वो कमा नहीं पा रहा है, वो तो सिर्फ भाई डिपेंड है कि भाई ऊपर से पैसा आएगा, बड़े भैया पैसा देंगे, उसको तो ट्यूशन मिल ही नहीं रही। तो अब क्या करेगा? इससे क्या होगा? डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर है प्रोलिफरेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। CSS तो समझिए एक सेंटर इनिशिएटिव होता है जो कि स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। किस किस के एरिया में होता है? हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, और भी कई सारे। मेनली होता है कि भाई, मेनली बता रहा हूँ और नॉट ऑलवेज, कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो फॉल करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इससे रिलेटेड होती है चीज़ें, ठीक है। स्टेट लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई स्कीम बनाई है सेंटर ने, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाती है कि भाई कुछ पैसा तुम मिलाओ, कुछ पैसा हम देंगे, दोनों मिलके काम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? स्टेट मस्ट एलोकेट मैचिंग फंड्स डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम देयर प्रायोरिटीज। सही बात है। अब समझो सेंटर है, बड़े भाई ने बोल दिया कि भाई ये स्कीम चला रहा हूँ मैं, ठीक है, उसने तो डायरेक्शन दे दी कि ये चीज़ें होंगी अगले कल से, लेकिन सबके पास पैसा थोड़ी है मिलाने को। जैसे अपन लोग पार्टी में भी पार्टी करें, ट्रिप पे जा रहे हो सारे लोग, अब आपका एक अमीर दोस्त है, उसने बोल दिया भाई गोवा चलेंगे। अरे भाई सबके पास नहीं है ना मिलाने को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1000 रुपये हैं, आपके पास 20,000 रुपये हैं, और उस टोटल खर्चा आ रहा है समझ लो 1,00,000 रुपये, है ना। अगर एक आदमी का, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे,
मेरे पास तो 1000 रुपये, मैं तो मिला भी दूंगा तो क्या ही कर लूँगा, 99,000 तो बचे ही हैं। ये असली इस समय हालत मेरी चल रही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप अगले हो, आपकी बहुत अच्छी नहीं है, आप तो 20,000 रुपये मिला पाए, हंस क्या रहे हो मेरे ऊपर, ठीक है। तो 20,000 मिला पाए, 80,000 तो अभी भी कम है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्षमताएं हैं, तो उस हिसाब से चलता रहता है। तो क्या हुआ, जो आप 20,000 कहीं और खर्च कर सकते थे, जो आपकी प्रायोरिटी थी उस पर ना खर्च कर पाके आप गोवा में जाने में लगा रहे हो, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगा दे रहे हैं ये लोग पैसा। और मैं 1000 रुपये से अपनी किताब या फिर खाना पीना देख कर वो सब छोड़कर क्या गोवा घूमने निकल पड़ा हूँ। तो गधा बुद्धि तो हुई। फिर है राइज इन सेस एंड सरचार्ज। सेस और सरचार्ज तो पता ही होगा, लिखा है सामने, पढ़ लेना। इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट क्या है कि भाई स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल के रेवेन्यू से, बड़ा भैया कह रहा कह सेस और सरचार्ज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मतलब कि समझो बड़ा भैया है, ठीक है, ठीक है, पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब क्या किया, इन्हें लगा कि यार नीचे ना भाइयों को, छोटे भाइयों को बहुत पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ना एक एफडी में डाल देता हूँ, ठीक है। तुरंत ही सैलरी से एफडी कट जाएगी, तो पैसा कम आएगा, तो इन लोगों को पैसा कम दूंगा। और एफडी किसके नाम की कराई है, अपने नाम की कराई है। तो क्या है, इनके पास तो ज़्यादा पैसा है अगर देखा जाए तो, एफडी भी है और जो अपना एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं वो भी। लेकिन भाइयों के शेयर में से कटौती हो गई है ना, कि भाई सैलरी कम हो गई है मेरी, एफडी करा दी है तो कम पैसा बच रहा है, तो यार तुम लोग एडजस्ट करो इतने में ही, ठीक है। अब राइज हो गया किसके अंदर, सेस और सरचार्ज के अंदर। तो इससे क्या होता है, स्टेट के रेवेन्यू में, मतलब स्टेट का जो पैसा है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है भाई। अब जैसे क्या क्या है, जैसे एफडी देख रहे थे अपन, उस तरह की चीज़ें आ गई हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस, मेंट टू कंपनसेट, और भी अलग तरीके से सेस हैं, स्वच्छ भारत सेस, और भी अलग अलग तरीके के हैं, वो सब देख लेना, ठीक है। फिर है कंप्लायंस कॉस्ट, मतलब जो फाइनेंशियल बर्डन होता है ना, सेंट्रल के लेजिस्लेशंस जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, उनको जो फॉलो कराना है अपने स्टेट के अंदर, इन सब चीज़ें का ना पैसा कौन देता है, स्टेट्स देती हैं, और कौन देगा। तो इसके ऐसे होता है उनका बजट हिल जाता है, ठीक है। बीच बीच में एक बार समझो बड़े भैया ने बोल दिया रेस्टोरेंट चलते हैं, अगले के पास पैसा नहीं है, अब लेकिन चले गए हैं, तो अब उनका बजट हिल गया ना। वही चीज़ें हैं, बोरिंग रेस्ट्रिक्शन रहती है, स्टेट जो है कि भाई इतना ही बोरो कर सकते हैं FRBM एक्ट के तहत, या फिर आर्टिकल 293, ये सारी चीज़ें रहती हैं कि भाई बोरो भी कम जगह से कर सकते हैं, पैसा भी कम जगह से कमा पा रहे हैं। तो ये भाई किस पे डिपेंड होगा, बड़े भैया पे ये होगा, सेंटर पर ही होगा, ठीक है। फिर है डेटा और ट्रांसपेरेंसी इशू, ये तो हर जगह ही रहता है, अपन तो इतने अब तक इतने सारे लेक्चर देख चुके हैं। और ट्रांसपेरेंसी और डेटा और ये एम्बिगिटी, ये सब चीज़ें तो हाल मतलब हर जगह ही घुसी हुई है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ठीक है, कभी कभी साला सूला निकल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। एक सेकेंड यार। अब कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऊपर दिक्कतें देख ली, नीचे सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं अपन, ऊपर की चीज़ें जो अच्छी हैं, मतलब बुरी हैं, उसको अच्छा कर देंगे। मतलब CSS बहुत ज़्यादा हो रहा था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको रेशनलाइज कर दो, मतलब रिड्यूस कर दो, ठीक है भाई। ये नीचे डेटा दिया है, देखो एग्जांपल, 14 फाइनेंस कमीशन ने इंक्रीज कर दिया टैक्स डिवोल्यूशन कितने से, 32% से लेकर 42% कर दिया, ठीक है। अब ये बताना कि टाइड और अनटाइड फंड्स क्या होते हैं, ये तो पता होना चाहिए। टाइड, टाइड वो वाला नहीं, वो शक्ति टाइड, वो शर्ट साफ हो जाती है, ये वाला टाइड नहीं कह रहा, TIED टाइड, या फिर अनटाइड, ठीक है, वो वाले फंड्स का पूछ रहा हूँ। एक्सपेंड कर दो डिविजिबल पूल, मतलब सेस और सरचार्ज को कम कर दो, ये सारी चीज़ें कंपनसेट कर दो रेवेन्यू लॉसेस के लिए, ठीक है। और क्या कर दो, स्ट्रेंथन कर दो स्टेट का रेवेन्यू बेस। और क्या करोगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ले आओगे, जैसे स्ट्रेंथन कर दो किसको, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो पैसे से रिलेटेड है, नेशनल लेवल पर देख लेते हैं अभी, फाइनेंस कमीशन, स्टेट पे और स्टेट फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, ठीक है। इन सबको कर दो। एग्जाम्पल देख लो, ऑस्ट्रेलियाज कॉमनवेल्थ ग्रांट कमीशन प्रोवाइड करता है मॉडल फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट फिजिकल ओवरसाइट, अच्छी बात है। बोरोइंग में रिफॉर्म ला दो, आउटकम बेस्ड ट्रांसफ़र कर दो, अपने आप ही अगला काम करने लगेगा। ये बोल दो भाई जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा अच्छे नंबर लाएगा, पढ़ेगा नहीं, पढ़ने वाले तो नाटक कर देंगे, किताब खोल के बैठे रहेंगे, ठीक है। देख लो कि भाई कौन नंबर भी ला रहा है, ठीक है, किससे सवाल पूछने पे आंसर भी मिल रहे हैं, है ना। तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो, जो नहीं कर पा रहा है काम उसको कम पैसा दे दो, जिससे कि इक्विटी थोड़ी बराबर रहेगी,
ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन, इसका आप देख लेते हैं, रिव्यू करते हैं, है ना, रिव्यू पिटीशन लगा देते हैं यहाँ पर। कब से कब तक है 15 फाइनेंस कमीशन, कब से कब तक चलेगा? 2020 से लेकर 2026 तक चलेगा। ठीक है, इतने में तो साला 6 अटैम्प्ट होते हैं, 6 के 6 अटैम्प्ट खत्म हो जाए, और हर साल एक्सपेक्ट करता रहे आदमी कि भाई 15 फाइनेंस कमीशन से तो इस बार ना क्वेश्चन आने वाला है यार। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन दिए वो देख लेते हैं अपन। टैक्स डिवोल्यूशन, ये कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं है, लेकिन पढ़ देना चाहिए। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया पहले तो देख लेते हैं। वो है आईपैड एफटी करके याद कर लेना। आईपैड मतलब कि इनकम डिस्टेंस, आई से आईपैड एफटी से, ये एक निमोनिक है, उससे ऐड किया था मैंने भी, इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था। आईपैड इनकम डिस्टेंस 45%। ठीक है, मतलब ये जो आईपैड एफटी देख रहे हैं ना, इनकम डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन, इन सब के बेसिस पे कितना कितना पैसा मिलेगा। 10% पैसा जो आपको फॉरेस्ट और इकोलॉजी के बेसिस पे मिलेगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे 15% मिलेगा, एरिया के बेसिस पे भी 15% मिलेगा। ठीक है, मतलब लार्जर जो स्टेट्स होंगे उनको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो ज़्यादा है भाई, ये भी तो देखोगे। अब गोवा और यूपी को दोनों को बराबर पैसा दे दोगे तो गोवा तो पगला ही जाएगा ना, कह रहे भाई मज़ा ही आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कुछ देख ही नहीं, दे दिया मस्त पैसा, है ना। सोचो 5 साल के बच्चे को और हमारी उम्र के बच्चे को, बच्चे तो क्या अधेड़ अवस्था हो गई है, ठीक है, लेकिन हमारी उम्र के बच्चे को दे दो दोनों को 10-10 हज़ार, हमारा तो खर्चा पूरा नहीं होगा, किराया देना है, खाना है, पीना है, आना है, जाना है, कोचिंग में गर्लफ्रेंड घुमानी है, दोस्त के साथ जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अभी बच्चा है, ये तो पगला है, ये तो जाएगा चीटोज़ ले आएगा, और क्या करेगा, ये लेज़ ले आएगा, ये पेप्सी उड़ाएगा, ये बैट खरीद लाएगा, यही सब हरकतें करेगा, है ना। ठीक है, फिर एक ग्रांट देख लेते हैं। ये तो नंबर्स हैं, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये सब लिखा है तो पढ़ लेना एक बार। इसे पढ़ाऊँगा नहीं यार, ये पढ़ लायक नहीं है, ये मतलब डिज़र्व नहीं करता ये सारी चीज़ें कि इसे। और तुम भी मत रटने की कोशिश करना, 1.6 लाख करोड़, एक आधा कुछ याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो मत बैठना, छोड़ देना, कोई बात नहीं, इतना नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, फिजिकल रोड मैप देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट टारगेट है कि सेंटर को रिड्यूस करना है फिजिकल डेफिसिट, कितना? 4% ऑफ जीडीपी। 4% लोग लिखाते हैं 4% कर दो, अरे किसका 4% कर दो, तुम्हारा कर दूँ क्या? नहीं भाई, जीडीपी का 4% करना है। कब तक करना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ये तो नहीं तो वेग हो जाएगा ना। फिजिकल डेफिसिट भाई 4% कर दो, अरे किस चीज़ का? जीडीपी का। अरे कब तक करना है ये भी तो बता के जाओ, गोल कब तक है? 2025 से लेकर 2026 तक। ठीक है, और स्टेट्स को 3% करना है जीएसडीपी का, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2023 से 2024 तक करना था। बोरिंग फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है कि भाई 0.5% एक्स्ट्रा बोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर पावर सेक्टर रिफॉर्म कर रहे हो तो। फिर है कुछ अदर रिकमेंडेशन है, जैसे कि रेशनलाइज कर दो जीएसटी रेट, स्ट्रेंथन करो प्रॉपर्टी टैक्स, बस यही सब है। अब क्रिटिकल एनालिसिस देख चुके हैं, मतलब देख लेते हैं। उसमें क्या है, स्ट्रेंथ क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव डिवोल्यूशन है, सही बात है, देख रहे। वेटेज जो है इनकम डिस्टेंस को, इसका इनकम डिस्टेंस को दी गई है, क्यों? जिससे कि बिहार और उत्तर प्रदेश, मतलब इस टाइप के स्टेट्स, मतलब जो पुअर स्टेट हैं उनको फ़ायदा मिले। जो रिच हैं उनके पास तो पहले से पैसा है ही है। इनकम डिस्टेंस मतलब एक गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में डिस्टेंस कितना है ना। अगर कम है तो भाई इसको इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है ना, इनके यहाँ तो सही चल रहा है ना। इनकम डिस्टेंस मतलब कि एक गरीब आदमी, मतलब गरीब जो स्टेट है दूसरा, और एक अमीर स्टेट है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अब इनको पैरिटी में भी तो लाना है, इन दोनों को बराबर में लेकर आना है कि भारत एक साथ ग्रो करे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर सेक्टर और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट भी हैं कि जैसे हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सब को देखते हुए, जैसे कि हेल्थ ग्रांट सपोर्टेड स्टेट्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ आ गया चैलेंज, या फिर पहाड़ी इलाकों पर हो तो उनके लिए अलग चीज़ें हैं, तो ऐसे रहता है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है कोई, और एक राजस्थान है, और एक मध्य प्रदेश है, सबको सेम तरीके से डील कर सकते हैं ना। पहाड़ी इलाकों में अलग चीज़ें हैं, उनको अलग तरीके से पैसे यूज़ करने हैं, तो उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वहाँ कभी कुछ मतलब ज़मीन खिसक जाए, बारिश होकर कुछ गिर जाए, ये सारी चीज़ें, है ना। देखते हो उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी, ये सारी चीज़ें आ जाए तो गेम हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट कर दो लोकल बॉडीज़ को, स्ट्रेंथन करो अर्बन और लोकल बॉडीज़ को, किसके ज़रिए? पैसा देकर। क्या वो पैसा का नाम क्या है? ग्रांट है, जिससे क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा भाई।
यही तो होता है कि भाई छोटे आदमी को पैसा दे दो, मतलब छोटे भाई को पैसा दे दो, तो वो अपने हिसाब से खर्च करता रहता है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है कि भाई मेरे को कॉपी चाहिए एक, तो तुमने दे दिया 20 रुपये। फिर निकला है भैया मेरे को रिक्शे का चाहिए, फिर तुमने दे दिया 30 रुपये। अब तुमने उसको दे दिया कि ये ले, अब करता रहिए हो जो करना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है? वही जो ऊपर देखा था, श्रिंकिंग डिविजिबल पूल है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये सारी चीज़ें हैं बस, और क्या ही है इसके अंदर। ओहो, ये मैं सोचना छोड़ दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है नोट्स में अपने डाल देना, रटने की कोशिश मत करना। पहले बता रहा हूँ यार, मेंस रटने का गेम नहीं है, सोचने का गेम है। जो जितना अच्छा पहले से सोच के बुद्धि को वाइडन कर लिया है, ठीक है, उसके उतने नंबर आ गए हैं। ये मैं सोचना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, ज़रूर होती है, मैं मना नहीं कर रहा, उसका भी रोल है। लेकिन भाई जब तक सोचोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, ये तो सोचो ना। वाह, जब तक सोचोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, ये भी तो सोचो। हाँ भाई, तो ये सोचना चाहिए तुम लोगों को कि भाई कैसे, जब तक थिंक नहीं करेंगे तब तक आंसर कैसे लिखेंगे। लोग बोलते रहते हैं भाई पहले इनसे आंसर राइटिंग, अरे वो सोच कैसे पाएगा, हवा में सोच देगा क्या, उसको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, अभी शुरुआत कहाँ से। भाई मेरे भी स्टार्टिंग के अटैम्प्ट ऐसे ही ख़राब किए इन लोगों ने, ठीक है, कि भाई पहले इनसे आंसर राइटिंग कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ठीक है, समझ गए। फिर चैलेंजेस बिफोर 16 फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं। इन्होंने भी, ये भी भाई साहब आए हैं, कुछ विल फेस सेवरल चैलेंजेस, ये भी कुछ चैलेंजेस फेस करेंगे, आने वाले हैं ये तो, अभी तो आएंगे भाई साहब। क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस है, जो पहले देखा था वही चीज़ें हैं, देखो सेम चीज़ लिखी हुई है। डेटा और ट्रांसपेरेंसी में दिक्कतें हैं, और क्लाइमेट चेंज, ये बस एक ऐड हो गया, क्लाइमेट चेंज वाला, रीजनल डिस्पैरिटी रहती है, श्रिंकिंग डिजिबल पूल है ही है, यही सब चैलेंजेस हैं इनके। बाकी स्टेट के फिजिकल हेल्थ डिटर्मिनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि स्टेट का जो फिजिकल हेल्थ है, एक तो पैसे से रिलेटेड जो हेल्थ है ना, उसके बारे में बात हो रही है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, एबिलिटी टू रेज ओन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब एबिलिटी टू रेज अपने अपने आप से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, को रेज करने की बात हो रही है, रिलेटेड टू जीएसडीपी एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब अच्छी जगह यार एफिशिएंट यूज़ करो ना, क्वालिटी अच्छी मतलब जहाँ पर पैसा खर्च करो तो सही जगह करो, कि पुल बनाओ तो ये ना हो कि भाई टूट जाए, है ना, चले 20 25 50 जितना लंबा हो सके उतना चले, ये थोड़ी कि भाई आज बनाया तो 6 महीने टूट के बराबर, ठीक है। फिर है फिजिकल प्रूडेंस, मेंटेनिंग फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट विद इन सस्टेनेबल लिमिट, सही बात है। फिर है डेट सस्टेनेबिलिटी, लो डेट टू जीएसडीपी रेशियो एंड मैनेजेबल इंटरेस्ट पेमेंट इंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। फिर है ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा क्वालिटी, ये तो रहता ही है। फिर क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ तो देख लिया अपन ने ऊपर भी। फिजिकल रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय स्टेट्स ने कुछ चीज़ें रिफॉर्म लिए होंगे, किसके लिए, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो देख लेते हैं। पहला क्या है भाई, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रेशन, मतलब एफआरबीएम स्टेट लेवल पर, मतलब सेंट्रल लेवल पर है, ठीक है, वैसा ही फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ला दो, किसके लेवल पर, स्टेट के लेवल पर। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, मतलब मल्टी ईयर की फिजिकल प्लान बना लो, उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, डीबीटी कर दो, मतलब डायरेक्ट यहाँ से पैसा, मतलब बटन दबाओ और क्या हो, जो सामने वाली पार्टी है या फिर जो सिटीज़न है, जो भी मतलब बेनिफिशियरी, एक तरीके से जो बेनिफिशियरी है उसके बाद तुरंत पैसा पहुंच जाए, ठीक है, बीच में कोई मिडिल मैन, ये सारी चीज़ें ना हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बेनिफिट का डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दो, बीच में कोई नहीं आना चाहिए कि भाई लाओ बेनिफिट इनका मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये बेनिफिट ले तो रहा है, ट्रांसफ़र तो करेगा ही, लेकिन आधा बेनिफिट अपने आप भी ले लेगा, आधा बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देगा। बेनिफिट मतलब पैसा, वही होता है आजकल बेनिफिट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्रेंड्स से पैसा ले लेना, वही है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, नहीं तो सब चोचलेबाजी है। फिर है एडॉप्शन ऑफ जीएसटी भाई, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर थ्रू इट रिड्यूस्ड स्टेट ऑटोनॉमी ओवर टैक्सेस, ठीक है। फिर है पेंशन रिफॉर्म, शिफ्ट टू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, सही बात है, पेंशन में रिफॉर्म लाना चाहिए, क्योंकि इससे तो एक तरीके से ना बर्डन ही बढ़ता है, लेकिन लोगों ने सर्व किया इतने समय तो उनका कुछ अधिकार भी है।
फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टैक्स कलेक्शन। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दो टैक्स कलेक्शन, जैसे GRAS है कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। ये सब जो लिखा है ना, जैसे GRAS इन राजस्थान, एग्ज़ाम्पल जो है उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। फिर है मार्केट से बोरोइंग कर लो। जो स्टेट्स है ना, वो इंटरनेशनली पैसा नहीं उठा सकते हैं, वो सिर्फ कहाँ से उठा सकते हैं, स्टेट मतलब नेशन के अंदर से उठा सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स के ज़रिए ही उठा सकते हैं, सारे बॉन्ड्स के ज़रिए नहीं उठा सकते। जैसे ट्रेजरी बॉन्ड जो होता है, वो कौन उठा सकता है, उससे पैसा सेंटर उठा सकती है, लेकिन स्टेट कैसे उठाती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन के ज़रिए। तो इनका भी वाइडन करो, और भी 2-4 चीज़ें इनके लिए रखोगे भाई, उधार खाता कहीं कर सकें ये लोग भी, ठीक है। अब ये कुछ वे फॉरवर्ड हो गया। वे फॉरवर्ड अपन ऊपर भी पढ़ के आए हैं, वही सारी चीज़ें कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को इन्हेंस कर दो, ब्रॉडन कर दो टैक्स बेस, स्ट्रेंथन कर दो नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। डिजिटल बना दो, मतलब इन टैक्स कंप्लायंस के क्या है, इन्वॉइसिंग जैसे निकालते हैं GST के अंदर, वो है। और क्या है, आउटकम बेस्ड, आउटपुट से हटाकर आउटकम बेस्ड बजटिंग करो, ठीक है। फिर है प्रायोरिटाइज़ कर दो हाई इम्पैक्ट सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। जैसे करते हैं ना प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ऐसे ही हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे दो। प्रमोट कर दो फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, वही ऊपर देख चुके हैं यार, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना, डेट को मैनेज करना। ऊपर पहले कोशिश करो कि डेट ले ले, उसको 2-4 जगह और मिल जाए डेट लेने के लिए, ठीक है। अलग अलग बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन फिर उसके बाद मैनेज भी करा दो उससे। बेचारे को फंसाए रहो बस, बेचारे भोलू को, ठीक है। फिर है इनोवेटिव फाइनेंसिंग कर दो, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, यही सब है। अब क्या करना है देख लिया है, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ब्रैकेट में करके लिख देना सबका साथ सबका विकास, जिससे कि वट पड़ेगा। वट पड़ेगा मतलब दिखेगा भाई, बंदा पढ़ के आता है, लोग सबको ही पता है खैर, लेकिन हाँ प्रो गवर्नमेंट हो रहा है ये, या फिर अच्छा है सरकार में काम करने आ रहा है, तो सरकार की चीज़ों पे समझता है, आंसर जहाँ डालनी होती है वहाँ डालता भी है। एग्जाम्पल कह रहा हूँ, डालता है, कुछ और नहीं कह रहा भाई, ठीक है। चलो फिर क्या करना है, अब क्वेश्चन लेना है, कहाँ से लोगे, प्रीवियस ईयर उठा लेना, चलो जाओ बता दिया। और क्या करोगे, मॉक पेपर उठा लेना, चलो ये भी बता दिया। फिर क्या करोगे, इस कंटेंट को उस क्वेश्चन के हिसाब से ढालने की कोशिश करोगे, ठीक है। समझ आ गया, चलो बाय।